नमस्कार दोस्तों, आप सबको हिंदी साहित्य चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हल करेंगे। क्या कह रहा है? ध्वनि को अर्थ को व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? अर्थ को व्यक्त करने वाली, देखिए दोस्तों, अर्थ कह रहा है, क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। और तो ध्वनि शब्द, वर्ण और वाक्य, विकल्प बी सही हो जाएगा। शब्द क्या कह रहा है? अर्थ को व्यक्त करने वाले सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। दूसरे शब्दों में कहें तो शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और ध्वनि के लिखित चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि मौखिक, वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ध्वनि वर्ण दोनों एक ही स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होता, पर व्यवस्थित ढंग से संयोजन से शब्द का निर्माण होता है। देखिए, बच्चा लड्डू के लिए रोता है, तो बच्चा शिशु लड्डू के लिए यानी लड्डू के साथ संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति जोड़ेंगे, तो मोदकाय। ठीक है। रोता रोदति, तो शिशु मोदकाय रोदति। शिशु मोदकाय रोदति। शिशु मोदकाय रोदति, तो इसका दोस्तों क्या आ जाएगा? सी सही आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो दोस्तों महाकाव्य नहीं है, देखिए यही विकल्प ए ही महाकाव्य नहीं है। देखो विकल्प ए क्या कह रहा? महाकाव्य नहीं है। ये प्रसन्न राघव जयदेव की कृति है, नाटक है। ये जयदेव का नाटक है। जयदेव का क्या नाटक है। बाकी शिशुपाल वध, ये भी महाकाव्य, महाकवि माघ का लिखा हुआ है। इसके बाद कुमार संभव, ये कालिदास का है, ये भी नाटक है। किरातार्जुनीयम भारवी की है, ये भी नाटक है। ठीक है, ये महाकाव्य है। तो प्रसन्न राघव जयदेव की कृति है और ये महाकाव्य नहीं, नाटक है। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? संपादक, रिपोर्टर, कंपोजिटर और प्रूफ रीडर। देखिए दोस्तों, तो संपादक संपादन करता है, कंपोजिटर सूचना को कंपोज करता है, प्रूफ रीडर उसकी गलतियां सही करता है, और रिपोर्टर क्या करता है? डेस्क के लिए ये सब क्या है? डेस्क में काम करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर काम करता है उसे रिपोर्टर कहते हैं। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए, सही का चयन कीजिए। पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग, बड़ी लकीर खींचना। तो दोस्तों 5 का क्या है? नई जमीन तोड़ना का अनूठा प्रयोग अर्थ क्या होगा? अनूठा प्रयोग। विकल्प 5 का सी सही हो जाएगा, अनूठा प्रयोग। अगला दोस्तों क्या कह रहा? वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो, तो दूरस्थ नहीं होगा, औरस नहीं होगा, सहोदर नहीं होगा, और अन्योदर क्या होगा? अन्योदर। 6 का ए। और अपनी पत्नी से अगर जो पुत्र उत्पन्न हो उसे औरस पुत्र कहते हैं। अगला दोस्तों, वाक्य संश्लेषण के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है क्रिया, कर्ता का विस्तार, कर्म और कर्ता। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? वाक्य संश्लेषण के अंतर्गत, वाक्य संश्लेषण के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है? कर्म नहीं आता है। कर्म विधेय के अंतर्गत आता है। कर्म के वाक्य संश्लेषण के नहीं अंतर, कर्म किसके अंतर्गत आता है? विधेय के। विधेय। अच्छा, उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य, प्रायः कर्ता। और कर्म किस में आएगा? विधेय में आएगा। तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अच्छा, क्या तुम क्या खा रहे हो? कैसा वाक्य है? सरल सा प्रश्न है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला दोस्तों, निवर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? दाई, स्वत्व, प्रारंभ और मेहंदी। तो 9 का ए। दाई शब्द
गलत है। क्यों? दाई ऐसे लिखा जाता है, दाई कैसे लिखा जाता है? ऐसे दाई लिखा जाता है, दा में बिंदी लगेगी और दाई या में। सिंह का पर्यायवाची शब्द है शार्दूल, हिरण, अश्म और द्वीप। तो सिंह का पर्यायवाची क्या है? शार्दूल। क्या है? शार्दूल। विकल्प ए सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्या कह रहा है? पत्थर के पर्याय नहीं है पाहन, उपल, उपल, पाहन, पाषाण, शिलाखंड, पाषाण और पाषाण प्रस्तर। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है? पत्थर के पर्याय नहीं है। कौन कौन नहीं है? उपल, पाहन, पाषाण, उपल, शिलाखंड और पाषाण, पहाड़ और प्रस्तर। तो इसका दोस्तों विकल्प क्या आ जाएगा? उपल, शिलाखंड और पहाड़ ये पत्थर के पर्यायवाची नहीं है। शिलाखंड और पहाड़ ये पर्वत के पर्यायवाची है। अगला दोस्तों, नौका के निम्नलिखित में शब्दों में एक का अर्थ नौका है। चलिए, तरन, तरन का अर्थ नौका नहीं होता है। तरुण जवान होता है। तरणी इसका अर्थ होता है नौका, यानी विकल्प नौका का अर्थ क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, तरणी। अतीव में कौन सा उपसर्ग है? तो अतीव को शब्द को तोड़ते शब्द तोड़ेंगे तो अति धन इव, तो इसमें अति उपसर्ग आ जाएगा और इव प्रत्यय आ जाएगा, तो अति। अगला दोस्तों, दिनों रातों रात, रातों रात का पहले बार समास विग्रह करेंगे। रात ही रात में क्या आ जाएगा? रात ही रात में, रात ही रात में। ठीक है, इसमें क्या जाएगा? प्रथम पद अव्यय हो, देखो प्रथम पद अव्यय हो गया। ठीक है, या उपसर्ग हो तो वहाँ कौन सा अव्ययी भाव होता है? रात ही रात में क्या जाएगा? अव्ययी भाव। ठीक, और रात दिन हो तो द्वंद्व आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास की दृष्टि से अशुद्ध है? चलिए देखते हैं दोस्तों। भरपेट, तो भर शब्द अव्यय है इसलिए अव्ययी भाव। ठीक, रसोई का घर, ऐसा घर जिसमें रसोई हो, रसोई का घर यानी तत्पुरुष, ये भी सही है। दाल रोटी, दाल और रोटी ये भी सही है। चाल चलन, चाल चलन ये द्वंद्व समास है। चाल और चलन क्या है? द्वंद्व समास है। चाल और चलन यह वैभव नहीं है, ये कैसा द्वंद्व समास है। यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? ऐसी क्रिया जो कर्ता स्वयं न करके अपनी प्रेरणा से करता है, उसे क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तीन क्रिया होती हैं, जैसे तीन क्रिया होती है। प्रथम मूल क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। तृतीय क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, तो उठाना द्वितीय क्रिया, उठवाना, उठवाना, पढ़ना, पढ़ाना द्वितीय क्रिया, पढ़वाना तृतीय क्रिया। मूल क्रिया नहीं है ये यही प्रेरणार्थक क्रिया है जो तृतीय क्रिया बोल रहे हैं। से गिरना, गिराना, गिरवाना, सुनना, ठीक, सुनाना और सुनवाना। तो इसमें कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया आ जाएगी? विकल्प बी सही हो जाएगा, सुनना, सुनाना। अगला दोस्तों, किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, परिनिष्ठित हिंदी, बोली। तो इसको विकल्प डी सही है, बोली। अगला क्या कह रहा है? नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 18 संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। भ्रांतिमान नहीं है, विरोधाभास नहीं है, अन्योक्ति नहीं है, संदेह अलंकार है। मात्रा छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। तो मात्रिक छंद 2 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व,
और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ। मात्रिक छंद दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व छंद और दीर्घ छंद। अगला दोस्तों, रहिए लटपट काट दिन बरु घामई में सोए, बाकी छा न बैठिए जो तर पतरो होए। 20 नंबर, ये क्या कह रहे हैं? रहिए, ये कौन सा छंद है? ये दोस्तों कौन सा छंद है? इसके आगे के जो तर पतरो होए करके है आगे, ये कुंडलिया छंद है। कौन सा है? कुंडलिया, गिरधर कविराय का है, ये कुंडलिया छंद है। अगला दोस्तों, क्रौंचिक दार्शनिक हैं कैसे? आत्मवादी, अनात्मवादी, प्राणवादी, यथार्थवादी। तो दोस्तों क्रौंचे कैसे हैं? आत्मवादी दार्शनिक है। विकल्प ए सही है, आत्मवादी दार्शनिक। अगला दोस्तों, नाटक हेतु वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद को क्रमशः लिए गए हैं। पाठन, अभिनय और पाठ, गान, अभिनय और रस। पाठ, रस, गान और अभिनय। पाठ, अभिनय, रस और गान। देखिए ऋग्वेद है पाठ के लिए, ऋग्वेद किसके? पाठ के लिए। और रस के लिए, अभिनय के लिए क्या है? यजुर्वेद है। ठीक, गान के लिए क्या है? सामवेद। और रस के लिए अथर्ववेद। तो क्या जाएगा? पाठ, अभिनय, गान और रस, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, समस्त वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इसके अर्थ में रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कौन सा अलंकार संभव है? उपर्युक्त मानता किसकी? दंडी की, उद्भट की, रुद्रट की और भामह की। तो 23 नंबर क्या कह रहा है? विकल्प डी सही है। 23 नंबर विकल्प डी सही है। कौन सा? भामह की। ये विकल्प किसने कहा था? भामह ने कहा था। वक्रोक्ति ही समस्त वक्रोक्ति का ही प्रपंच है। कवि की अनुभूति के कारण पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? 24 का सी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है दोस्तों? तो ये प्रतिपादित किया गया डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तोताराम, सदानंद, प्रताप नारायण मिश्र, बनारसीदास चतुर्वेदी। तो 25 का दोस्तों क्या आ जाएगा? भारत बंधु। यह पत्रिका 1876 में निकलती थी। और कहाँ निकलती थी? अलीगढ़ से। कहाँ से निकलती थी? अलीगढ़ से। और इसके संपादक कौन थे? तोताराम जी। इसके संपादक कौन से थे? तोताराम जी। अच्छा, प्रताप नारायण मिश्र कौन से निकालते थे? प्रताप नाम का कविता निकालते थे। बनारसी दास चतुर्वेदी कौन से निकालते थे? विशाल भारत निकालते थे। कौन सा निकालते थे? विशाल भारत। और भारत बंधु तोताराम जी निकालते थे अलीगढ़ से 1876 में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, सहसा एक बूंद उछली, ये कैसी की रचना विधा है? सहसा एक बूंद उछली, अरे यायावर रहेगा, बहता हुआ पानी निर्मल, ये अज्ञेय की रचना है। पूछ कह रहा किस विधा की रचना? रिपोर्ट आज है नहीं, डायरी है नहीं, और ये यात्रा वृत्तांत है। कौन सा है? ये यात्रा वृत्तांत है। किसकी है? अज्ञेय की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय की। अगला दोस्तों, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह, विवेकी राय, रांगे राघव, फणीश्वर नाथ, रेणु। तो 27 का बी क्या है? विवेकी राय। अगला दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विधा सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? निम्नलिखित में कौन सी विधा सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी विधा है? कविता, कहानी, निबंध और आलोचना। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, आलोचना। विकल्प डी कौन सा सही? आलोचना नहीं आती है। अगला, इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना और व्याख्यात्मक आलोचना। तो 29 का दोस्तों क्या है? आ जाएगा 29 का बी, आलोचनात्मक आलोचना। कौन सी है? समालोचना का प्रकार नहीं है। चलिए, जबकि बाकी सैद्धांतिक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना और व्यवहारिक आलोचना, ये सभी कैसी हैं?
सैद्धांतिक आलोचना का पद। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? नामवर सिंह नहीं है, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा था। सुमित्रानंदन पंत, साकेतिक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीतकाल काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, ये सब डॉक्टर नगेंद्र की। रामविलास शर्मा है, नंदलाल वाजपेयी है नहीं। प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान की, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त और डॉक्टर देवराज। तो इसकी कृति किसकी है? शिवदान सिंह चौहान। प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान की कृति है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप लेखक कौन है? तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है, राव शंकरतैन जी नहीं है, और नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, शिरीष के फूल, अशोक के फूल, कुटज, भारतीय संस्कृत की देन, काव्य कला, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 33 नंबर क्या कह रहा है? आधुनिक काल में गद्य का विकास सर्वप्रधान साहित्यिक घटना है, यह कथन किसका है? आधुनिक काल में गद्य का विकास प्रधान साहित्यिक घटना, यह कथन शुक्ल जी का है। क्या कह रहा है? विकल्प देखते हैं। हाँ, रामचंद्र शुक्ल, ए विकल्प ए आ गया, रामचंद्र शुक्ल जी का है। अच्छा, इसी का एक मिलता जुलता कथन है रामविलास शर्मा जी का। यह क्या कहते थे कि नवजागरण, हिंदी नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य आधार साम्राज्यवादी विरोधी स्वर और सामंतवाद है। ये इन्होंने कहा था। अगला, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहानी नई कहानी पुस्तक देवी शंकर अवस्थी जी नहीं है, ये नहीं, नामवर सिंह जी हैं। कौन है? नामवर सिंह ने लिखा था कहानी नई कहानी, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद, ये सब कौन है? नामवर सिंह जी है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? तो तुलसी को श्रेष्ठ कवि किसने माना है? देखते हैं दोस्तों। शिवदान सिंह चौहान ने नहीं माना है। अगला, रांगे राघवन ने, रामविलास शर्मा ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है। तो इनको, अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है कि रामविलास शर्मा को प्रथम मार्क्सवादी, शिवदान सिंह चौहान को क्या कहना है? प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट मार्क्सवादी आलोचक, प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है? शिवदान सिंह चौहान। कौन है? शिवदान सिंह चौहान। अगला, यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित और व्याकरण विरुद्ध ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ रही थी, उसकी परंपरा ना उठती, यह रुकती, यह कथन किसका है? तो दोस्तों भाषा से ही समझ में आ रहा है, यह कथन शुक्ल जी का है और कन्फर्म शुक्ल जी का ही इस प्रकार की भाषा रहती है, तो ये शुक्ल जी का कथन है। अगला, साहित्योत्तर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? रांगे राघव, राहुल शंकरतैन, कुबेरनाथ राय और रामवृक्ष बेनीपुरी। तो 37 का दोस्तों क्या आ जाएगा? डी सही हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? यात्रा के लिए निकलती रही है वृद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यात्रा के लिए निकलती रही है वृद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, नंदलाल वाजपेयी जी का नहीं है, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला क्या कह रहा है? कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? अलंकार से, मूर्त विधान से, अर्थग्रहण से, नाद सौंदर्य से। दोस्तों 39 का क्या डी सही हो जाएगा? नाद सौंदर्य से। कविता की आयु किससे बढ़ती है? नाद सौंदर्य से। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार प्रेमचंद के युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? कमलेश्वर, ममता कालिया, जैनेन्द्र, हरिशंकर परसाई। तो
क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार प्रेमचंद के युग में ही, तो प्रेमचंद युग के कहानीकार शुरू हुआ था जैनेन्द्र। ठीक है, जैनेन्द्र जी जो है प्रेम जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य को महत्व मिला। फांसी, वातायन, दो चिड़ियाँ, पाजेब, जय संधि, ध्रुव यात्रा, नीलम देश की राजकन्या, ये सब इनकी रचनाएं हैं। लड़कपन था तब मैं उनके समकक्ष था, हम में से कोई भेद न था, यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं सकता, वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया हूँ। निम्नलिखित में से यह कथन किस कहानी का अंश है, तो यह प्रेमचंद की एक कहानी आई थी गुल्ली डंडा। एक कहानी आई थी गुल्ली डंडा, जिसमें नायक और जो है एक अन्य पात्र है, वो आपस में बचपन की दोस्ती बता रहे हैं, गुल्ली डंडा, और वृद्धावस्था में फिर एक साथ गुल्ली डंडा खेलने लगते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी कसाईबाड़ा के लेखक हैं। 42 क्या कह रहा है, हिंदी की प्रथम कहानी, प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक हैं। तो ये एक केसर कस्तूरी, कसाईबाड़ा, शिव मूर्ति जी, विकल्प सी सही हो जाएगा। केसर कस्तूरी भी उनकी रचना है और कसाईबाड़ा शिव मूर्ति जी। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबंधित कृति है। 42 तो दोस्तों प्रतिबंधित कृति कौन सी है, भारत भारती ये नहीं है, बंदनी ये भी नहीं है, चिंगारियाँ पृथ्वी उग्र जी की रचना थी, उग्र जी की रचना थी, 1928 में लिखी गई थी चिंगारियाँ। तो प्रतिबंधित कृति कौन सी है, चिंगारियाँ। अगला दोस्तों, अच्छा भारत भारती भी प्रतिबंधित रही है लेकिन कुछ दिन के लिए रही है, लेकिन चिंगारियाँ काफ़ी समय तक के लिए लिखी गई। ये कहते हैं भारत भारती भी प्रतिबंधित रही है, 1912 में लिखी गई थी, लेकिन चिंगारियाँ इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा, चिंगारियाँ पूर्णतया प्रतिबंधित रही है। विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों को सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चीथड़ों से नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है, बहुत अच्छी सी कहानी है। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है, तो यह कथन दोस्तों प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी कफन से उद्धृत है। अगला, उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है। उदय प्रकाश की कहानी है वारेन हेस्टिंग का सांड, यही है उत्तर आधुनिकता की मिलती है, वारेन हेस्टिंग्स का सांड। इसमें वारेन हेस्टिंग्स एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर और सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष बना, और उसी के आधार पर ये कहानी लिखी गई। इसमें पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, अंत तिरिच, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, मोहनदास, ये अन्य कहानियाँ हैं उदय प्रकाश की। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे रंगों के दृश्य साफ हो जाते हैं, उस समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यह कहानी किसने लिखी थी, यह कहानी एक चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, उसने कहा था फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई थी। ये विकल्प ए सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, उसने कहा था। 3 कहानी लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धों का काटच और उसने कहा था। तो ये उसने कहा था का गद्यांश है, ये फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई हिंदी साहित्य की पहली कहानी है। अगला दोस्तों, रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है 47 का डी। रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है अस्तित्ववादी चिंतन, भावात्मक त्रिकोण विस्थापन का दर्द और ग्रामीण जीवन की सरसता। तो दोस्तों 47 का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ग्रामीण जीवन की सरसता, ये रेणु की कहानियों की प्रमुख वो है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है। मोहन राकेश ने लिखा था मलबे का आदमी, कहानी का कथ्य क्या है, तो मोहन राकेश ने विभाजन पर एक कहानी लिखी थी। मलबे वो व्यक्ति विभाजन में चला जाता है और एक दूसरा व्यक्ति, पहलवान व्यक्ति, उस पर जो है कब्जा कर लेता है ज़मीन पर, और अंत में वो खंडहर पर वो बैठा रहता है, अंत में कुत्ता आके उसको वहाँ से भगाता है। तो मलबे का आदमी भारत पाक विभाजन पर आधारित है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों 49 क्या कह रहा है,
49 का सी। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? तो कायाकल्प उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है। इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज को पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आत्मकथात्मक। तो इलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज के पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? डी श्रेणी, आत्मकथात्मक श्रेणी में रखा जा सकता है। महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? को तो गोदान में जब होरी की मृत्यु हो रही होती है तब जो है ये कथन धनिया द्वारा कहा जाता है, उनसे गोदान कराया जाता है। होरी पूरे जीवन गाय के लिए परेशान रहता है, उपन्यास का आधार यही है, लेकिन अंत में उसके नाम से गोदान करा दिया जाता है और गाय उसकी नहीं हो पाती। अगला, यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही एक विशेष विचारधारा को ठोंस देते थे। वह विशेष विचारधारा है। तो दोस्तों यशपाल एक साम्यवादी उपन्यास थे, तो मनोविश्लेषण है नहीं। आर्स लेनिन का साम्यवादी मार्क्सवादी उपन्यास थे। दादा कामरेड, दिव्या, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच, ये सब इनके यशपाल की रचना। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो अमरकांत कर्म भूमि का पात्र है। विकल्प बी सही हो जाएगा, कर्म भूमि का पात्र है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित कृतियों में उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चित्रलेखा, कब तक पुकारो, परती परिकथा, मानस का हंस। तो दोस्तों चित्रलेखा किसने लिखी थी? चित्रलेखा लिखी थी भगवती चरण वर्मा जी के। किसका है? भगवती चरण वर्मा जी। कब तक पुकारो किसने लिखी? रांगे राघव जी की है। परती परिकथा फरीश्वरनाथ रेणु और मानस का हंस अमृतलाल नागर। यानी 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 विकल्प देखते हैं। यानी पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, विकल्प डी सही आ रहा। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पांचवा, विकल्प डी सही है। अगला दोस्तों, मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में किया गया है? मुख्यतः वरदान, निर्मला, गबन और कर्मभूमि। तो 55 का क्या आ जाएगा? तो किस में किया गया है दोस्तों? दलित वर्ग का चित्रण किस में किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है कर्मभूमि में। किस में किया गया है? कर्मभूमि में, विकल्प डी सही है। अगला, इतिहास इस बात का गवाह है कि महिमामय शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों गोदान का नहीं है, दिव्या का नहीं है, आपका बंटी का नहीं है। ये बाणभट्ट की आत्मकथा का लिखा हुआ कथन है और यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। ये क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? 1867, 1877, 1882, 1890, 1893। तो दोस्तों 1882 में आया था। लाला श्रीनिवास दास की रचना, परीक्षा गुरु। अगला दोस्तों, यद्यपि मैंने बहुत से लोगों को भारत विजय को भेजे पर तुम्हारे बिना सब निर्मल है, मुझे तुम पर बड़ा भरोसा है। यह अब तुमको वहाँ जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दयों ने हिंदुस्तान किसे जाने के लिए कहा था? तो दोस्तों किसे? सत्यानारायण फौज को नहीं कहा था, लास्ट में भेजा था अंधकार को भेजा था। किसको भेजा था? अंधकार को। तो विकल्प डी सही है। अन्य हिंदी नाटककारों के अपेक्षा भारतीय हरिश्चंद्र की विशेषता थी। क्या विशेषता थी? ठेठ बनारसी बोली का उन्मुक्त प्रयोग, ये नहीं थी। रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन, मूल्यांकन से जुड़ा होना। नाटकों के समान रचना में गद्य पद्य रचना, नहीं, ये गलत है। नाटकों को पार्श्व, ये भी गलत है। ये विकल्प बी सही है। क्या कह रहा है? रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन, मूल्यांकन से जुड़ा होना। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के निपुर, परिंदे, गुल की बन्नो और नदी प्यासी थी। तो इसमें कौन सी रचना एकांकी है? तो दोस्तों
नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। अच्छा, सुहाग के निपुर किसने लिखी? अमृतलाल नागर जी ने लिखी थी। इसके बाद गुल की बन्नो, धर्मवीर भारती, ये कहानी है। परिंदे, ये भी एक कहानी है, निर्मल वर्मा जी की। परिंदे नाम से उपन्यास भी है इनका। चलिए प्रश्न, अंतिम प्रश्न 61वां प्रश्न। सच है वीरता जब भागती है तो उसके पैरों में राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद के किस नाटक का संवाद है? यह कथन दोस्तों किसका? ध्रुव स्वामी का है। किसका? ध्रुव स्वामी का। विकल्प डी सही है। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। 30 मिनट में 60 क्वेश्चन का रिवीजन, बहुत फास्ट रिवीजन हुआ। धन्यवाद।